हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट की एग्ज़ाम की जो डेट है काफ़ी नज़दीक है अब। हम बच्चों के लिए कुछ यहाँ पे कुछ शॉर्ट वीडियोस लेके आए हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों को, और लास्ट मोमेंट में बच्चे काफ़ी गलती करते हैं इसमें। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को हम लोग बेसिकली करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आप लोग को सेल साइकिल एंड डिवीज़न के बारे में कुछ टॉपिक्स कराएंगे यहाँ पर अभी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट ये जो चैप्टर है ये वेटेज के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपका एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी है, और साथ में यहाँ पे ना कुछ जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं लाइक न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस वैसे भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है वो तो आप लोग इजी कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बेसिकली वो बनता है कि यस आप किसी भी सेल साइकिल में, ठीक है, आई होप सो कि आप लोग को पता होगा सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी सेल साइकिल में जो अलग स्टेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, G1, G2, एस फेज है ना, तो जो आपकी स्टेजेस आते हैं बेसिकली यहाँ पे डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोमल नंबर कितना होता है ये आपको देखना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को बहुत गलतियां करते हैं इसमें। ठीक है, कि आपका अलग अलग स्टेजेस में डीएनए कंटेंट कितना होता है और आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ये हमें फाइंड आउट करने होते हैं। एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी खुद पूछा हुआ है, एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, तो आप देखना वहाँ पे। तो समवट लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द डीएनए कंटेंट इन द स्टेजेस गिवन एंड द क्रोमोसोमल नंबर इन दैट केस। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाएगा, तो अगर हम बात करें द केस ऑफ इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम कि हमारे पास यहाँ पे है कोई सेल। ठीक है, जो सेल अभी आगे जाके क्या करने वाली है, सेल डिवीजन करने वाली है। ये सेल आगे जाके सेल डिवीजन करेगा, तो ये हमारा पेरेंटल सेल है, और सेल जब डिवाइड करेगा तो आपके अलग अलग फेजेस आने लाइक वी हैव कि जब सेल डिवीजन का फेज आएगा तो आपका कौन सा फेज आएगा, पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर यहाँ से आप पहुँचेंगे G2 फेज में, फिर यहाँ से आप पहुँचेंगे प्रो फेज, देन उसके बाद आएगा आपका मेटा फेज, देन उसके बाद आना फेज, एंड फाइनली वी हैव द, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट फेजेस हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, आना फेज और टेलो फेज। एज यू नो दैट सेल साइकिल के समय पे आती हैं फेजेस। अब अगर हम एज्यूम करें कि जो हमारा सेल गिवन है वो G1 फेज में है, अभी ये सेल अभी आपका G1 फेज में है, और इस सेल के अंदर अभी 20 पिकोग्राम डीएनए है, जो डीएनए का कंटेंट है 20 पिकोग्राम। ठीक है, और इसके पास यहाँ पे क्या है 20, मान लिया हमने क्रोमोसोमल नंबर है कि 20 पिकोग्राम डीएनए है सेल के पास और 20 है क्रोमोसोम का नंबर। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि एस फेज में, G2 में, प्रो फेज में ये कंटेंट कितना कितना होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें G1 में जो आपको दिया हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा S फेज है, इस S फेज में एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो एक्चुअली में कैसा होता है। तो G1 में जो हमारी सेल होती है, यहाँ पे अगर आप शेप की बात है, शेप कैसा होता है आपका, ये क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से आपका सिंगल आर्म क्रोमैटिड होता है। ठीक है, और बीच में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज अ सेंट्रोमियर, यह आपका सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, तो आपका सिंगल आर्म क्रोमैटिड होता है डीएनए कंटेंट इन द G1 फेज। ठीक है, एस फेज में क्या होता है, इन द एस फेज अगर हम बात करें तो एस फेज में आप देखोगे डीएनए का होता है रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई डीएनए अगर है तो ये क्या करेगा अपना, ये डीएनए कॉपी करेगा अपने आप को, और ये आपका 2 डीएनए बनाएगा, सेम लेंथ, सेम साइज, सेम जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि जो हमारा सेंट्रोमियर, जो हमारा क्रोमोसोम है, और जो हम एस फेज की बात कर रहे हैं डीएनए एप्लीकेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब एस फेज में देखो क्या हुआ, एस फेज मैंने बोला डीएनए एप्लीकेशन, तो रेप्लिकेशन के समय पर डीएनए ने अपनी कॉपीज तैयार करी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे एक क्रोमोसोम अगर था, तो एस फेज का जब एंड हो रहा होगा तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इन द एस फेज एंड ये जो क्रोमोसोम है ना आपका, ये कुछ इस तरीके से डबल आर्म हो जाता है डीएनए का रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि एस फेज में अगर हमारे G1 फेज में 20 पिकोग्राम डीएनए अगर था, तो एट द एंड ऑफ द एस फेज क्या देखोगे आप कि ये 20 पिकोग्राम से हो जाएगा 40 पिकोग्राम, डबल।
क्योंकि आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो डीएनए कंटेंट आपका डबल हो जाता है। तो अगर हम बात करें एनसीईआरटी में क्या लिखा हो कि आपका जो कंटेंट है ना, ये आपका 2C दिया हुआ है कि 2C इज द कंटेंट ऑफ सेल इन द G1 और आफ्टर एस फेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4C। दैट्स क्लियर। तो मतलब है कि डीएनए कंटेंट डबल, वो कितना भी दे, 20 पिकोग्राम तो 40 हो जाएगा, 10 देगा तो 20 हो जाएगा, 30 देगा तो 60 हो जाएगा, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो आफ्टर द एस फेज डीएनए कंटेंट हो गया डबल, बट व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हुआ यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट कैसे किया जाता है, तो आपको एक सिंपल एक लॉजिक ध्यान रखना है कि क्रोमोसोमल नंबर को काउंट करने के लिए आपको नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करने हैं। कि क्रोमोसोमल नंबर कैसे काउंट किया जाता है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर को काउंट करके। अब जैसे मान लो G1 फेज में हमारे पास यहाँ पर ये कुछ सिंगल आर्म इस तरीके से था और आफ्टर द एस फेज क्या हुआ आपका, दिस इज बिकम द डबल आर्म क्रोमोसोम, समवट लाइक दैट। और यहाँ पे देखें ना सेंट्रोमियर का नंबर, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर कितना है हमारा, 1, ठीक है। और अगर ये डबल आर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर भी क्या देखा जाता है कि जो सेंट्रोमियर है ना, इसका नंबर 1 ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रोमियर का नंबर तो सेम रहा, तो क्रोमोसोम का नंबर भी तो सेम रहेगा। तो अगर हम बात करें द केस ऑफ कि जो हमारे पास यहाँ पर है एस फेज का एंड जब होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन से, मतलब ये कि जो हमारा 20 क्रोमोसोम था ना, एस फेज के बाद ये आपका 20 क्रोमोसोम ही रहने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसी को किस फॉर्म में दिखाया है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2n, कि G1 फेज में अगर 2n अगर है तो आफ्टर द एस फेज कितना रहेगा, 2n ही रहेगा, बिकॉज सेंट्रोमियर का नंबर बढ़ा ही नहीं है। मतलब 10 क्रोमोसोम स्टार्टिंग में दिए हैं G1 में, तो एस फेज के बाद भी 10 ही रहेगा, 20 है तो 20 ही रहेगा, 30 है तो 30 रहेगा, नंबर रिमेन सेम आफ्टर द एस फेज। क्यों, बिकॉज सेंट्रोमियर का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। तो ध्यान रखना है कि G1 फेज से आप एस फेज में जब जाओगे और G2 में जब पहुंचोगे तो डीएनए कंटेंट तो हो जाएगा डबल, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। तो फिर ये बढ़ता कब है। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे फेज की जब बात कर रहे थे तो हमारे पास G2 फेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, कोई बढ़ेगा नहीं। प्रो फेज में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। मेटा फेज में भी नहीं बढ़ते हैं। एना फेज में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इन द एना फेज की कंडीशन क्या देखा जाता है कि जो हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आपका 2 साइड से बाइंड अप करता है, किससे, स्पिंडल फाइबर से। और जनरली क्या देखा जाता है कि स्पिंडल फाइबर होता है कॉन्ट्रेक्टाइल, और एना फेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये यहाँ से टूट जाता है, सेंट्रोमियर गेट स्प्लिट्स। और यहाँ से जो मेरा जब एना फेज आएगा तो एना फेज में क्या होगा, एक आर्म इसकी सेपरेट और ये वाली आर्म भी क्या हो जाती है आपकी, सेपरेट हो जाती है एना फेज में। ध्यान रखेंगे G1 में नहीं बढ़ेगा, एस फेज में नहीं बढ़ेगा, G2 में नहीं बढ़ेगा, प्रो मेटा में नहीं बढ़ेगा। एना फेज की खास बात है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे ये आपके डबल हो जाते हैं। क्यों, बिकॉज आपका जो क्रोमोसोम था ये क्रोमोसोम टूट जाता है। और यहाँ पे एक सेंट्रोमियर था, जब ये टूटेगा तो देखिए ये आपका एक अलग सेंट्रोमियर बन जाएगा और ये आपका एक अलग सेंट्रोमियर है। तो अभी क्या होगा, एक सेंट्रोमियर से यहाँ पे बन गए हैं 2 सेंट्रोमियर, ठीक है। तो 2n से क्या हो जाएगा एना फेज में, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4n, द वैल्यू गेट्स डबल। तो डीएनए में आप देखेंगे कंटेंट तो आपका रिमेन सेम चल रहा है, बट क्रोमोसोम का नंबर एना फेज में आके क्या हो गया है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि यस यहाँ पर ही डबल होगा। डबल भी कैसे, ये ध्यान रखना है कि आपसे जब पूछेगा सिंगल आर्म क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स, तब कहेंगे आप डबल। कि यहाँ पे हमारे पास 1 था, यहाँ पे कितना हो गया, G1 फेज में मेरे पास 1 था और यहाँ एना फेज में कितना हो गया, 2 हो गया है। तो एना फेज में आने के बाद ये डीएनए कंटेंट तो बढ़ ही चुका था हमारा ऑलरेडी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यस यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान रखिए कि G1 फेज, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 2C एंड 2N स्टार्टिंग ऑफ द सेल G1, तो जब ये सेल यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, G2 में पहुंचेगा आफ्टर द क्रॉसिंग एस फेज, जब एस फेज यहाँ पर आ चुका होगा, ठीक है। तो जब आपका G2 में पहुंचेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4C और ये रहेगा आपका 2N। एस फेज के बाद डीएनए कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, रेप्लिकेशन की वजह से, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बढ़ते बिकॉज सेंट्रोमियर नहीं बढ़ा।
फिर आपका G2 से कहाँ पहुंचेगा, आपका ये पहुंचेगा प्रोफेज में, ठीक है। प्रोफेज में कितना रहेगा आपका 4C एंड 2N रिमेन सेम, ठीक है। देन उसके बाद कौन सा आएगा, मेटाफेज। तो मेटाफेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना रहेगा 4C एंड अगेन 2N। एंड देन उसके बाद कौन सा आएगा आपके पास, एनाफेज। यहां पे ध्यान रखना क्रोमोसोम टूटेगा तो ये 4C तो था ही, ये हो जाएगा 4N। ये है इंपॉर्टेंट कि एनाफेज में बढ़ जाएगा। एंड फाइनली वी हैव द टीलोफेज। तो टीलोफेज में कंडीशन ऐसे रहने वाली है, तो ये हो जाएगा 4C एंड 4N। और जब ये सेल आपका कहां पहुंचेगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जब यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तो आपका यहां से कितना होता है, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जब ये साइकिल कंप्लीट होगा तो 2 सेल बनेंगे यहाँ पे, एंड ईच सेल विल रिसीव द 2C एंड 2N। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2C एंड 2N। तो जितना पैरेंटल था उतना ही पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है कि यस DNA कंटेंट कहाँ पे बढ़ेगा, कहाँ पे कम होगा, क्रोमोसोमल नंबर कब बढ़ेंगे, कब कम होने वाला है, कब बराबर होने वाला है। So I hope I made my point clear. Wish you all the best. Thank you.